नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल हम महाराष्ट्र में मुगल बादशाह की कब्र को लेकर चल रही राजनीति पर कर रहे हैं। जी हां, आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आज की तारीख का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा यही है कि 3,08,000 वर्ग किलोमीटर के महाराष्ट्र में 10,100 वर्ग किलोमीटर के संभाजीनगर के 12 वर्ग किलोमीटर के खुलदाबाद के अंदर 12 वर्ग फीट की कब्र में औरंगजेब क्यों लेटा है। इसी सवाल पर दिल्ली के सदन तक चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के सदन में चर्चा हो रही है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को इंतजाम करने पड़ रहे हैं, कब्र की हिफाजत में सैकड़ों सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ रही है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया है कि वो औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर फेंक देंगे। क्यों उखाड़ेंगे? क्योंकि 300-400 साल पहले मुगलों ने भारत में शासन करने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। तो अब औरंगजेब की कब्र सरकार की धरोहर कैसे हो सकती है? इसी सवाल के साथ राज्य के सीएम भी बयान देते हैं, राज्य के बीजेपी विधायक, सांसद, मंत्री भी बयान देते हैं और खुद ही ये भी बताते हैं कि राष्ट्रीय महत्व की इस धरोहर को सजाने संवारने के लिए 11 साल से केंद्र और 6-7 साल से राज्य की एनडीए सरकार पैसे भी दे रही है। महाराष्ट्र की बाकी जनता, जिसे औरंगजेब की कब्र ज्यादा अपील नहीं कर रही, उनके मन में सवाल यह है कि आखिर यह सियासत किसके खिलाफ, किसके समर्थन में है और क्यों की जा रही है। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है, उसे रखना या हटाना सरकार को है। सरकार बीजेपी की है, तो प्रदर्शन किसके खिलाफ, कौन कर रहा है? सवाल यह भी है कि 33 साल पहले कानून की नजर में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो गुनाह हुआ, उसी गुनाह को दोहराने का खुलेआम दावा अगर कोई संगठन करता है तो कार्रवाई के बजाय सरकार खामोश क्यों रहती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि औरंगजेब के नाम पर चलाए जा रहे सियासी धंधे का हासिल क्या है और किसे है? महाराष्ट्र की आम आवाम, नौजवान, किसानों के इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले औरंगजेब को लेकर चल रही सियासत की, राजनीति की यह रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में एक सिनेमा देखकर देशभक्तों के अंदर अस्मिता की सियासत ऐसी जागी है कि कब्र में भी औरंगजेब की आफत आन पड़ी है। हिंदू धर्म की गुस्सा और उबाल ऐसा कि औरंगजेब की हड्डियां संभाजीनगर में दफन है, मगर चिंगारी सूबे सूबे पहुंच रही है। खुलदाबाद से लेकर पुणे तक और नागपुर से लेकर जालना तक जगह जगह वीएचपी और बजरंग दल के उत्साही समर्थकों ने धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, पुतला दहन कर सड़कें, चौक चौबारे गुलजार किए और प्रशासन को ज्ञापन भी दिया कि खुलदाबाद की दरगाह से औरंगजेब की कब्र हटा दो, वरना उखाड़ दी जाएगी। संभाजीनगर में जो औरंगजेब की कब्र है, उसका जो महिमा मंडन किया जा रहा है, वो महिमा मंडन तुरंत बंद करे। छत्रपति संभाजीनगर में जो औरंगजेब की कब्र है, उसे निकालने के लिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं। ऐसे मंदिरों को तोड़ने का पाप किसने किया? हिंदुओं के साथ में जो अन्याय। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थकों ने पहले तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 17 मार्च को ही शिवाजी जयंती के दिन ही औरंगजेब के कब्र की कार सेवा की घोषणा की थी, लेकिन फिर कानून व्यवस्था पर रहम किया और फिलहाल कार सेवा टाल दी गई। उधर ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम फडणवीस ने कार सेवा को लेकर सीधे शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा उसके मायने कार सेवा के समानांतर ही नजर आए। या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। तर या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तो पहले से स्थापित है और उस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों को गर्व भी है कि छत्रपति के गौरव की एक निशानी महाराष्ट्र की जमीन में दफन है। उद्धव की पार्टी कहती है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की अस्मिता और जुझारू पराक्रम का स्मारक है
औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के शौर्य का प्रतीक है, लेकिन गौरव की इस निशानी को बीजेपी अब कलंक का दाग बताकर धो डालना चाहती है। तो उद्धव की पार्टी कहती है कि कुछ नव हिंदुत्ववादियों की ऐसी गर्जना है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसी तरह औरंगजेब की कब्र को भी ध्वस्त कर देंगे। ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। राजनीति कौन कर रहा है? उद्धव बाला साहेब ठाकरे, संजय राउत, कांग्रेस के लीडर, उनके पीछे उनकी भूमिका क्या है? माइनॉरिटीज की वोट पाना। उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं कि और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो पहले। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटेगी या नहीं, ये फैसला सरकार को करना है और केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार में वही बीजेपी है जिसके नेता संभाजीनगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। नेता सियासत खूब कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर, क्या फर्क, उसके बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं। तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, विपक्ष के कुछ लोग हैं जिनका काम है हर चीज का राजनीतिकरण करना। औरंगजेब कधी हटला पण केला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहेत। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या सरकारची तुलना त्यांनी औरंगजेबासारखी केलेली आहे। मी त्यांची निंदा करतो। औरंगजेब की कब्र के विवाद पर सरकार का रुख अभी साफ नहीं है। सीएम कह चुके हैं कि कब्र भारतीय पुरातत्व विभाग की धरोहर में शामिल है। फिर ये भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ नहीं हो सकती, लेकिन ये साफ नहीं है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र रहेगी या कब्र के नाम पर चल रही ध्रुवीकरण और माहौल बिगाड़ने वाली सियासत। आज तक ब्यूरो। तो 1760 में औरंगजेब की मौत हुई महाराष्ट्र के अहमदनगर, उस वक्त के अहमदनगर, और आज इसे अहिल्या नगर कहा जाता है। और उसके बाद उसके कहने पर, उनके विल के आधार पर उनको दफनाया गया। औरंगजेब को दफनाया गया खुलदाबाद में। वहां पर सूफी संत जिसे वो अपना गुरु मानते थे, उसके पास उसे दफनाया गया। और आज 300-400 साल के बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज होती जा रही है। हम सीधे चलेंगे खुलदाबाद, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमान कौन है उनको भी जरा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर भूमिका रखेंगे, सरकार की भूमिका भी वही रखेंगे। चरणजीत सिंह सप्रा कांग्रेस की भूमिका रखेंगे। शोएब जमई AIMIM की तरफ से यहां पर इस चर्चा में शामिल होंगे। संगीत रागी और आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे, वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वहां खुलदाबाद में क्या चल रहा है वो जरा देख लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से BHP ने जब से घोषणा की है कि कार सेवा वहां पर करेंगे और उखाड़ के फेंक देंगे, वहां पर क्या परिस्थिति है वो जरा एक बार देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वहां पर आधार और फोन जमा किए जा रहे हैं, आधार कार्ड और फोन जमा किए जा रहे हैं जो वहां पर विजिट करने जा रहे हैं। हमारे ओमकार वाबले, हमारे संवाददाता, इस वक्त खुलदाबाद में मौजूद है हमारे साथ में। ओमकार, वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जरा किस तरीके की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है? तंग सिचुएशन है ऐसा हम सुन रहे हैं, जरा बता दीजिएगा। तो बात तो सही है साहिल सर। जहां मैं खड़ा हूं खुलदाबाद में, उसके 5 किलोमीटर का जो इर्द गिर्द का एरिया है वह सब जगह बैरिकेड्स लगाए दिए गए हैं। जो लोग अंदर आ रहे हैं वो यह है कि इस गांव के रहवासी है या नहीं है वो भी देखा जा रहा है। मेरे इस साइड आप देखो तो लोग वजू कर रहे हैं, नमाजें थोड़ी देर में शुरू होगी। अब रमजान का महीना है तो लोग यहाँ वजू कर रहे हैं, उस तरफ लोग नमाजें पढ़ रहे हैं। और यहाँ से एग्जैक्ट 10 फीट की दूरी पर ही टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर, यानी कि औरंगजेब की जो कब्र है वो कब्र का ये सब प्रीमाइसेस है। अक्सर यहाँ लोग आते रहते हैं, लेकिन अभी पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है और पुलिस की तैनाती हो चुकी है। यहाँ SRPF के जवान हो या फिर लोकल पुलिस के गार्ड्स हो। देखो अभी लोग आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ASI के अंडर यहाँ की जो अलग अलग प्रॉपर्टी है, यानी अजंता एलोरा केव्स हो या फिर दौलताबाद का किला, यहाँ लोग आते हैं तो औरंगजेब की कब्र पर भी वो आते हैं। तो अलग अलग जगहों से जब टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं तो वो एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड लिया जा रहा है और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है या फिर आपके बैग में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कार सेवा की घोषणा की जा रही है, उसकी कोई डेडलाइन वगैरह है क्या? कलेक्टर को लेटर दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री को लेटर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम उखाड़ कर फेंक देंगे। कोई डेडलाइन दी है क्या कि इतनी तारीख तक वो कब्र हटा दी जाए वरना उनको उखाड़नी पड़ेगी? कुछ कहा है BHP के लोगों ने?
देखो, डेडलाइन अभी तक तो दी नहीं गई, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से कहा जा रहा था कि आज जैसे तिथि के अनुसार शिव जयंती हो रही है, तो शिव जयंती तक इसे अगर हटाया नहीं गया तो ये खुद आने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ तो नहीं है। छत्रपति संभाजीनगर के जिला प्रशासन के यहाँ निवेदन दिया गया, वहां पे भी आंदोलन हुआ, लेकिन इस पूरे प्रीमाइसेस में कोई अभी तक आया नहीं है। और लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, इस प्लेस को विजिट कर रहे हैं, क्योंकि सालों से लोग यहाँ आते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री हो या फिर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हो, जो वीएचपी के जबान पर है, तो ओमकार बावले हमको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 5 किलोमीटर के दायरे तक अगर किसी को जाना है तो पूरे सुरक्षा से गुजरकर उस कब्र तक जाना पड़ेगा। और सिर्फ औरंगजेब की कब्र वहां पर नहीं है, तो वहां के जो सूफी संत है उनकी कब्र वहां पर है, और वहीं पर बगल में औरंगजेब को दफनाया गया था, क्योंकि औरंगजेब ने खुद कहा था कि मेरे गुरु के साथ मुझे दफना दिया जाए। गौरव भाटिया, आपकी सरकार महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है, वहां पर 5 किलोमीटर के दायरे में एसआरपीएफ लगा दी गई है और वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और वीएचपी वहां पर आंदोलन भी करना चाहती है, कलेक्टर को जाके लेटर भी दे रही है। लोग सिर्फ सवाल यही पूछ रहे हैं कि सरकार जब आपकी है, कोई डेडलाइन तो दी नहीं है, ऐसे में अगर कब्र उखाड़नी है तो उखाड़ दीजिएगा, बयानबाजी काहे के लिए? सरकार आपकी, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो याद दिलाने के लिए कि हमारी सरकार है, धन्यवाद। और आपने खुद ही बताया वहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, स्थिति को नियंत्रित रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात संवैधानिक कर लेते हैं, अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो ये भी संविधान संगत है। और औरंगजेब कौन है, पहले हमें ये समझना होगा। क्या वो क्रूर शासक था जिसने 46 लाख हिंदुओं को, सिखों को मारा, धर्म परिवर्तन कराया? हाँ। क्या उसने गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया? हाँ, उसके आदेश पे हुआ। क्या उसने संभाजी महाराज जी को प्रताड़ित करवाया? हाँ, करवाया। क्या उसने अपने पिता को जेल की सलाखों के पीछे डाला? हाँ, डाला। क्या अपने भाई को मरवाया? हाँ, मरवाया। क्या मंदिर तोड़े? सोमनाथ मंदिर तोड़ा, उसने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, और उसने मथुरा का मंदिर तोड़ा, और तमाम और मंदिर तोड़े। तो हाँ, बिल्कुल वो एक क्रूर शासक था, हम अपने जूते की नोक पे बैठाते हैं, और ऐसा व्यक्ति हमारा आदर्श नहीं हो सकता। ये इस बात की लड़ाई है, इस विचारधारा की लड़ाई। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए, एक बात कही जाती है खासकर मुस्लिम समुदाय में, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब मैं पूछता हूं, गुरु तेग बहादुर जी और संभाजी महाराज जी क्या किया? सर तन से जुदा। लेकिन जिसने सर तन से जुदा किया है उसकी मजार पे ये देखिए, आज के राजनेता, ये एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान और सब पहुंच गए। तो भाई, अगर इनको वहां जाने का हक है तो हमें भी तो हक है ये तय करने का हमारे आदर्श कौन है, और हम प्रदर्शन करेंगे। तीसरी बात, कानूनी आपको बड़ी बताता हूं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है 1958 का, और इसमें आप किसी भी मॉन्यूमेंट को, अगर आपको लगता है कि इतिहास में इसका कोई एक चरित्र रहा है, जरूरी है, तो आप उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित करते हैं। लेकिन इसी कानून में सेक्शन 35 में आप इसको डी नोटिफाई भी कर सकते हैं। ये यकीन है मेरा, ये यकीन है, जो भी होगा कानून के दायरे में रह के होगा, और जो भी होगा जी, आपने वो सही भारत का जो यश है वो बढ़ाने वाला होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर जो रूल 35 है उसके तहत आप डी नोटिफाई कर सकते हैं, और इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए मार्च 2024 में 18 इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स थे जिसको डी नोटिफाई कर दिया गया था। और यह बात पे कोई दो राय नहीं है कि औरंगजेब कोई क्रूर शासक था, और उसने जो भी किया वो सारा बयान आपने लोगों के सामने रखा। लेकिन यह समझने में देरी तो नहीं हो गई? यह अचानक क्यों समझ में आ रहा है? आज अचानक क्यों समझ में आ रहा है? 10 साल से आप यहां पर है, मार्च 2024 में ही हटा देते उनको वहां पर। जी साहिल जी, दो बातें इस पे कहूंगा। सबसे पहले आप कहते हैं देरी हो गई, तो असंभव को जो संभव कर दे वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 370 कहते थे हटा के दिखाओ, हटा दिया। इन्होंने कहा राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर वहीं बनाया, तारीख भी बताया, इनको भी बुलाया, आए नहीं, ये बात अलग है। और जो सही समय होगा उस समय पे जो उचित ठोस कदम होंगे वो लिए जाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री। मतलब वीएचपी का प्रदर्शन होगा, उसके बाद ही हटा दिया जाएगा। रोड, बाबर रोड,
मैं उत्तर दे रहा हूं। साहिल जी, अगर टीवी डिबेट पे आके साहिल जो मेरे मित्र हैं वो मुस्कुरा के पूछे और मैं उत्तर दे दूं कि कब हटाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि मैं प्रवक्ता होने का कार्य बहुत जिम्मेदारी से नहीं निभा रहा। ये सब बहुत अहम फैसले होते हैं, हमें सुनिश्चित करना है कि कोई भी हानि ना जान की हो, ना दंगे हो, सौहार्द भी बना रहे, और जो इतिहास गड़बड़ लिखवाया कांग्रेस ने, AIMIM, समाजवादी पार्टी, TMC, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, वो सही भी हो जाए, हमारे जो आदर्श हैं उनको पूजा जाए। चलिए, सप्रा, चरणजीत सिंह सप्रा, गुरु तेग बहादुर की उन्होंने कहा, अभी पूरी सारी बयानबाजी उन्होंने की कि किस तरीके से उन्होंने हत्याएं करवाई और बाकी सारी चीजें भी उन्होंने सामने रखी है। आज की स्थिति में कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? दिल्ली के कांग्रेस के नेता कहते हैं कि औरंगजेब ठीक शासक था। यहां के कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो औरंगजेब जैसी ही क्रूर है। कोई एक ठोस लाइन ले लीजिएगा, औरंगजेब की वहां पर कब्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बीएचपी को आंदोलन करने के लिए मौका दिया जा रहा है। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? महाराष्ट्र में सारे सवाल खत्म हो गए लगता है। देखिए साहिल जी, हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से कि क्या महाराष्ट्र के सारे सवाल खत्म हो गए? यही सबसे बड़ा सवाल है महाराष्ट्र का और हिंदुस्तान का। अब पिछले हफ्ते ही रंगों के खूबसूरत त्योहार को बदरंग करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के अनेक सारे नेताओं ने किया था, जिसकी शुरुआत संभल के सीओ से हुई। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें कूदे, उसके बाद में मंत्री रघुराज सिंह, केतकी सिंह, फिर गौतम जी कूदे, शुवेंदु अधिकारी, ऐसे अनेक सारे लोग, उसमें नीतीश राणे भी। तो ऐसे बहुत सारे नफरती चिंटू जो हैं, ये नफरती लोगों की जो टोली है, उसने ये कोशिश की कि होली के रंगों के त्योहार में उसको बदरंग किया जाए। अब वो त्योहार हो गया, अब ये औरंगजेब का ये मामला यहां पर इन्होंने ये शुरू कर दिया है। भाई, राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपने ठीक कहा कि आपको अगर इसमें कोई संशोधन करना था तो मार्च 2024 में जब आपने किया, बाकी के सारे मॉन्यूमेंट का किया, तो इसका क्यों नहीं किया? तो भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी पार्टी है, ये अवसरवाद देखती है और उस तरह से ये निर्णय लेती है। अब इनको औरंगजेब की चर्चा करनी है, इसके ऊपर ध्रुवीकरण करना है, और इनको राज्य के विषयों पर बात नहीं करनी है। ना महंगाई पर बात करनी है, ना पढ़ाई पर बात करनी है, ना कमाई पर बात करनी है, ना गिरते हुए रुपए पर बात करनी है, ना जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उस पर बात करनी है, ना तो ट्रंप ने किस तरह से हथकड़ियां लगा के, बेड़ियां पहन करके हमारे लोगों को बेइज्जत करके भेजा, उस पर चर्चा नहीं, मणिपुर पे चर्चा नहीं। इनको ये तमाम सारी चर्चाएं नहीं करनी है। हाँ, महाराष्ट्र में अब मैं आता हूं, महाराष्ट्र में इनको ये सारी तमाम सारी चर्चा जो विपक्ष सवाल उठा रहा है अधिवेशन के अंदर, वो भी नहीं करनी है। विपक्ष पूछ रहा है कि महिलाओं को आपने 2100 रुपया देना था, कब से देंगे? विपक्ष ये पूछ रहा है कि किसानों को आपने कहा था कि हम बिजली मुफ्त देंगे, किसानों की कर्ज माफी करेंगे, कब आप कर रहे हो? आपने अभी जो बजट अधिवेशन है, बजट में तो आपने कोई उल्लेख नहीं किया है। ये तमाम तो सप्रा जी बोल दीजिए ना कि ये कब्र वहां पर टूटनी चाहिए, इसके लिए अचानक जो वीएचपी आंदोलन कर रही है, उस आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि ये कब्र टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए? एमआईएम कहता है कि नहीं टूटनी चाहिए, उनका बयान आ चुका है। कांग्रेस की भूमिका रख दीजिएगा। आपने बाबरी मस्जिद के बारे में भूमिका ली थी कि बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे। मेरी बात पहले सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ये अवसरवादिता कर रही है। भाई, इनको जो सरपंच मारा गया है संतोष देशमुख, उसके ऊपर इनको चर्चा नहीं करनी है। इनको जो परभनी के अंदर एक दलित व्यक्ति की हत्या हुई पुलिस कस्टडी के अंदर, सूर्यवंशी की, उसकी चर्चा नहीं करनी। सप्रा जी, सब पर चर्चा होगी, वो तो सवाल मैं भी उनसे पूछ रहा हूं, लेकिन जो आपको सवाल पूछा है उसका भी जवाब दे दीजिएगा। सबकी लाइन क्लियर होनी चाहिए सप्रा जी इसमें। अब पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात, मेरी लाइन तो क्लियर होने दो। अरे भाई, जो लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन की है, आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोरटकर, उसको ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार और ये जो महायुति सरकार है ये मदद कर रही है। इसको दबाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। औरंगजेब कोई हीरो नहीं था, ना ही हमारा हीरो है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं।
लेकिन चले मैं एक बार और सवाल रिपीट कर देता हूं सप्रा जी। की औरंगजेब की आड़ में राहुल गांधी आइडियोलॉजिकली मामला बड़ा क्लियर रखते हैं। मैं एक बार फिर सवाल रिपीट कर देता हूं। देखिए सवाल एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। वीएचपी कह रही है कि जिस तरीके से हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी उसी तरीके से कार सेवा करेंगे और उसी तर्ज पर अयोध्या में जो हुआ उसी तरीके से हम खुलदाबाद में करेंगे। कांग्रेस की भूमिका महाराष्ट्र में क्या रहेगी? महाराष्ट्र में इसके वजह से कानून सुव्यवस्था की सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसी सूरत में कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? बड़ा सिंपल सवाल है उसको लेकर। जो सवाल मैंने गौरव भाटिया से पूछे वही सवाल कांग्रेस से भी पूछना लाजमी है, क्योंकि आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार औरंगजेब जैसी चल रही है। तो इस मामले पर कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार औरंगजेब के मार्ग पर चल रही है। मैंने इतने सारे उदाहरण आपको दिए कि भाई कोरटकर पर ये कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, राहुल अरे मैंने दूसरा सवाल पूछा है उसमें सप्रा जी, ये बीड़ की हत्या पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। ये मुद्दे बदलते जा रहे हैं। मैं बताऊं दिक्कत क्या है आज की स्थिति में? ये गोल पोस्ट चेंज करने की बात करते हैं कांग्रेस। सब लोग जो है औरंगजेब के साथ में थोड़े सब लोग जो है, हम तो कह रहे अरे भाई जब भी आपकी सरकार है ना, मुझे ये बताइए साहिल भाई मुझे ये बताइए कि सरकार इनकी है भाई, जो निर्णय लेना इनको लेने दो, हम क्या ना बोल रहे हैं? ये निर्णय तो लेना, ये निर्णय लेने से पहले भाई चाची को मूछे होती तो चाचा कहलाती, शोएब जमाई चाची को मूछे है ही नहीं, निर्णय लीजिए ना। चलिए मतलब आपको भी लगता है कि तोड़ देना चाहिए सरकार को, वो डी नोटिफाई करे और तोड़ दे, यही आपका भी मानना है ना? जिस तरीके से अफगानिस्तान में बमियान बुद्दक पर हमला किया तालिबान ने, उसी तरीके से यहां पर भी हो जाना चाहिए, यही आपको भी लगता है ना? मुझे ये बताइए कि ये निर्णय सत्ताधारी पक्ष लेता है या विपक्ष लेता है? आप भी कमाल की बातें कर रहे हैं। चलिए शोएब जमाई नहीं, चलिए शोएब जमाई के पास चलते हैं। शोएब जमाई जी, दरअसल मामला क्या होता है पता है? चुनाव जब आते हैं ना तो सबको औरंगजेब की याद आ जाती है। दूसरी तरफ तो हम सवाल पूछ रहे हैं, आपके नेता भी जो वहां पर गए थे ना, गौरव भाटिया ने अभी यहां पर फोटोग्राफ दिखाई आपकी, आप पहले तो कभी गए नहीं थे, आपके वहां पर सांसद है, सब कुछ मुझे याद है। पहली बार मैंने देखा अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर विजिट करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद प्रकाश आंबेडकर भी वहां विजिट करने गए थे, लेकिन आपके नेता लोकसभा चुनाव के पहले वहां पर विजिट करने जाते हैं। आपको भी पता है कि उसके बाद क्या होने वाला है, सही है ना शोएब जी? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि राजनीतिक हथियार के तौर पर मुगल्स को या मुगल के किसी भी राजाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज के औरंगजेब की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद भी तोड़ रहे हैं, खुलेआम मुसलमानों की इबादतगाहों को तोड़ा जा रहा है। ये कौन से औरंगजेब है ये भी बताना पड़ेगा। मान लिया कि मुगल शासक जो है क्रूर थे, आपकी बात बड़ी करते हैं, और मुगल शासकों ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया। मिर्जा राजा जय सिंह कौन थे? उसके क्रूरता को बढ़ाने वाले भी तो कोई लोग होंगे ना, अकेले तो नहीं किया। कौन लोग? मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के सबसे बड़े सिपा सलार थे, जिन्होंने शिवाजी को फोर्ट ऑफ पुरंदर में वहाँ ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुआ था 1665 में, वहाँ पे कैसे उसकी गिरफ्तारी की और कैसे उनको मजबूर किया यहाँ से वहाँ पे सामने कोर्ट में शामिल होने के लिए। तो मिर्जा राजा सिंह के जो आज उसके जो पीढ़ी जो यहाँ पर रहती है इस देश में, उसका भी तो विरोध होना चाहिए। लेकिन उस पीढ़ी के लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन आपके डिप्टी सीएम से भी होता है एक राज्य का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। सवाल ये उठता है कि सिर्फ औरंगजेब की इर्द गिर्द आप राजनीति करते हैं, तो ये भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप संभाजी महाराज की और शिवाजी महाराज की सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके जो आरएसएस के जो संस्थापक हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी के संस्थापक हैं, गुरु गोलवालकर और सावरकर जी ने अपने किताबों में, अपने लेखों में संभाजी के बारे में क्या कहे हैं शब्द, वो जाके जरा सा देखिए और उसको उन किताबों में ढूंढिएगा। पावर ऑफ डिवोशन ये चैप्टर का नाम है। पावर ऑफ डिवोशन में उनके बारे में क्या लिखा है मैं इस टेलीविजन चैनल पे नहीं कह सकता हूँ।
इसलिए ना मैं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति करके आपकी यहां से मतलब जो देश के जो मुद्दे हैं उससे दरकिनार हो जाएंगे, तो फिर गौरव भाटिया जी या भारतीय जनता पार्टी को सबको ये बताना पड़ेगा कि औरंगजेब की कब्र से अगर देश के युवाओं का मसला हल गौरव भाटिया जी आपसे जवाब तो लेंगे, लेकिन उससे पहले शोएब जमे जी आपने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपके नेता महाराष्ट्र में चुनाव का प्रचार करने के लिए 2014 से लगातार आ रहे हैं। नांदेड़ से आपने महाराष्ट्र की राजनीति में शिरकत की। ऐसा क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही आपको औरंगजेब की कब्र की याद आई? उसके पहले तो आपने कभी वहां पर जाके दर्शन लिया या जो भी आप कहते हैं वहां पर जाके तो आपने किया नहीं। आज आप 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही जाकर आपने इस पर गौर क्यों किया गया? मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों हुआ, बताइए जरा। और उसके बाद से लगातार औरंगजेब चर्चा में चल रहे हैं। उस वक्त भी यही बातें हुई थी, आपको याद होगा। ऐसा नहीं है, देखिए चूंकि आपके अभी पत्रकार महोदय भी दिखा रहे थे, मेरा भी वहां जाना हुआ। देखिए वो वहां जो है ना, जब आप औरंगाबाद जाएंगे, हम भी लोकसभा चुनावों में जब जाते हैं या विधानसभा चुनावों में इम्तियाज अली साहब के प्रचार में, चूंकि हमारे दिल्ली इंचार्ज भी हैं, तो मैंने देखा कि खुल्लाबाद में जो है ना हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो निजामुद्दीन औलिया के डिसिडेंट हैं, मतलब निजामुद्दीन औलिया से वो यहाँ से उन्होंने करके, तो उसके डिसिडेंट की वहां पे कब्र है। बेसिकली वो शराइन है, बहुत बड़े सूफी संत का शराइन है, जहां पर जैसे निजामुद्दीन औलिया में मोदी जी यहाँ से चादर भेजते हैं या फिर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की अजमेर में चादर भेजते हैं, तो उसी तरह के सूफी संत हैं, वो बहुत बड़े, उनकी वो मजार शरीफ है, लोग वहां जाते हैं मजार शरीफ। वो इतिहास तो पता है, मैंने खुद ही बताया उस बात को। और उस तरीके से बहुत सारे लोग, मामला औरंगजेब से शुरू होता है, उसके बगल में जो औरंगजेब की कब्र है 12 फीट की, वहां से शुरू होती है। हम पे अटैक किया जा रहा है, समय दीजिए उत्तर। भाई ना एएसआई हमारे हाथ में है, न सरकार हमारे हाथ में, एएसआई आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में। गौरव भाटिया, अगर आपको लगता है कि सवाल उन्होंने क्या पूछा सुनाने में, अगर आपको जवाब देना है तो मिर्जा राजा जयसिंह का क्या करना है वो भी बता दीजिएगा। उनका भी कोई चीज वहां यहाँ पर होगी तो उसका क्या करना है। ऐसे तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट निकल आएंगे फिर तो, क्योंकि मुगलों के फौज में तो बहुत सारे सरदार भी थे। बुरहानपुर में उन पानीपत की बात ही नहीं करता हूं मैं जी। बुरहानपुर में जो है उनकी ऑनर में एक छतरी बनी गई, बुरहानपुर में उनके ऑनर में एक छतरी बनाई गई है, उसका गौरव भाटिया जी। अब मेरे को समय मेरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। पहली बात तो डिसिडेंट नहीं होता है, डिसेंडेंट होता है, डिसेंडेंट। तो डिसिडेंट 3 बार कहा, हिंदी का चैनल है, मैं भी सोचूं ये डिसिडेंट कौन सा शब्द है, फिर देखा वो डिसेंडेंट कभी कभी हो जाता है। गौरव भाटिया जी हो जाता है, अपना ठीक ठाक इन्होंने रख लिया, कोई नहीं, हाँ ठीक है, मैं भी अभी रखता हूँ। कभी कभी हो नहीं जाता है, ये बार बार हो जाता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी गए मजार पे औरंगजेब की, और उसके बाद क्या बोले, 800 साल हमने हुकूमत करी है इस देश पे, हमने, मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये अपने आप को, मुझे तो लगता था रजाकार का खून है, औरंगजेब का भी खून है इनके अंदर, तभी ये कह रहे इन्होंने हुकूमत करी। अगर इनके आदर्श औरंगजेब हैं तो साहिल भाई पूछा जाएगा, जो हमारा सिख समाज है, जो भारतीय है, जो हिंदू समाज है, वो लोग तो कह रहे हैं हमें प्रताड़ित किया। इसका मतलब तो फिर हमारे जो आदर्श है और आपके आदर्श अलग अलग है, तो फिर ये विचारधारा की लड़ाई है और ये होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, देखिए इनकी सोच कितनी जहरीली है। इनका ही ट्वीट है मेरे हाथ में, जब राम मंदिर का फैसला सर्वोच्च न्यायालय में आ गया और हिंदुओं के पक्ष में आया, तो इन्होंने ट्वीट किया, हागिया सोफिया याद है ना, यहाँ बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मतलब भड़काने का काम जैसे असदुद्दीन ओवैसी जवाब भी दे दो, अकबरुद्दीन ओवैसी गोलवालकर जी और सावरकर जी ने क्या कहा था संभाजी पे, उस पे भी जवाब दे दीजिए। और मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या कहा, उस पे जवाब दे दीजिए ना भैया, इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं। अरे देंगे जवाब दीजिए, एक मिनट उनको बोलने दीजिए। उसके बाद आशुतोष और संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है मुझे, कुछ सवाल है उनके लिए। गौरव भाटिया खत्म करिए आपकी बात, बोलिए। साहिल जी मैं एक बार इसका काउंटर करूंगा बस 30 सेकंड में। हाँ नहीं एक सेकंड पहले उनका जवाब होने जाने दीजिए। बोलिए गौरव भाटिया, बोलिए। हाँ धन्यवाद। देखिए ऐसे मैं इनका भाई नहीं हूं, और वो इसलिए कि अगर इनके आदर्श औरंगजेब हैं तो मैं इनका भाई हो ही नहीं सकता। मैं तो इनका भाई तब हो सकता था जब ये कहे
राइफलमैन औरंगजेब मेरा भाई है तो ये भी मेरे भाई बन जाते। औरंगजेब राइफलमैन ने देश के लिए जान दी थी। खैर इनको छोड़िए, भारत की जनता ने इनको इनकी राजनीतिक हैसियत दिखा दी है। इनकी कितनी सीटें हम सब जानते हैं। अब दूसरा मैं बताता हूं, कांग्रेस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव अभी कुछ माह पहले ही पूरे हुए, 19 सीटों पे सिकुड़ गई। मतलब नानाजी ने शॉल दी थी, रुमाल बना दिया राहुल गांधी ने, और हमारी कितनी सीटें आई? 130। सबसे बड़ी पार्टी हम बने। क्यों? इसकी वजह बताता हूं। भटक रहे हैं जिन्होंने ये तो मान लीजिए ना, भटक रहे। हम मुद्दे पर सवाल पूछ रहे, मैंने उनको भी सवाल पूछे, इनको भी सवाल पूछे, आपको भी मुद्दे पे सवाल पूछा गया, आपको भी मुद्दे पे सवाल पूछा, उस पर आइए, आपको उत्तर मिलेगा। आपने मुझसे सवाल पूछा, आपने तो मैंने पूछा ना सवाल आपसे, सवाल पूछिए। यही मामला कहां तक खींचेंगे? मिर्जा राजा जयसिंह जो औरंगजेब के साथ में थे, उन पर भी चला जाएगा क्या ये मुद्दा पूरा? क्या सियासत सिर्फ औरंगजेब पर ही होगी? हम वहां तक खींचेंगे जब हर भारतीय एक आवाज में कहेगा हमारे आदर्श शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति संभाजी महाराज हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, कौन नहीं कह रहा है? सिंह जी हैं। हम वहां तक खींचेंगे और खींचते रहेंगे। अब जो बात मैं कह रहा हूं पहले वो पूरी हो जाए। साहिब भाई कह दीजिए, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया और किसी ने नहीं दिया। सुनिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि नफरती चिंटू, अब नफरती चिंटूओं को गिनिएगा। इमरान मसूद बोटी वाले नफरती चिंटू, वो कह रहे थे औरंगजेब हमारे आदर्श हैं। उसके बाद आए उदित राज, नहीं देंगे जरा आशुतोष के पास जाना है मुझे। हमारे औरंगजेब आशुतोष। उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी ने कहा तो कांग्रेसियों के आदर्श कोई है तो औरंगजेब। और ये बात गौरव भाटिया अभी कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। नहीं एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड, नहीं 1 मिनट। गौरव भाटिया अभी कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मैंने उनको सवाल पूछा कि कब्र का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, 370 उन्होंने हटा दिया। तो ये मामला कहां तक जाएगा? लाल किला, ताजमहल वगैरह सब कुछ उसमें आ जाएगा बाद में, ऐसा आपको लगता है? मामला तो वही उसी तर्ज पर जाएगा ना, क्योंकि मुगल शासकों ने तो बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई है इस देश में। अब 10 साल के बाद एक एक चीज अगर याद आ रही है तो मामला, ये फहरिस्त तो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। ऐसा है कि काफी सारी फहरिस्त में ये सब चीजों के नाम शामिल है। देखिए साहिल, इस पूरे मामले में क्या महत्वपूर्ण है, 2001 में जब तालिबान अफगानिस्तान में पहुंचा तो बामियान को उड़ा दिया उसने, क्योंकि वो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता था। तो अगर हिंदुत्व की विचारधारा से कोई चीज मेल नहीं खाती है तो फिर वो क्यों रहनी चाहिए? भाई, केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, तो उसमें प्रदर्शन क्यों करवाना? या विश्व हिंदू परिषद कोई कांग्रेस सरकार के खिलाफ तो प्रदर्शन कर नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है 2 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। तो औरंगजेब की कब्र को हटाने में इतना वक्त क्यों लग रहा? एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और मुझे लगता है उस कब्र को हटा के, जैसे बामियान को तालिबान ने हटाया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नई चमकती हुई छवि पेश की जानी चाहिए और पूरी दुनिया इस बात को देखे। देखिए, ये पूरी लड़ाई, क्या मैं आपको स्पष्ट और बता दूं, ये पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर ये है कि देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, वहां पे औरंगजेब और यहां पे संभल, यह लड़ाई भविष्य की लड़ाई है। दोनों इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल असली हिंदुत्व का नेता कौन होगा और नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा। ये उसकी पोजीशनिंग का प्रश्न, इसके अलावा कुछ नहीं। देवेंद्र फडणवीस को मैंने 2014 से लेकर 2019 तक एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखा। उनकी ये भाषा, उनका ये टेम्पर, उनका ये तेवर नहीं था। आज उनके टेम्पर तेवर बदले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो किस लिए? क्योंकि वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्यों में से राज्य है। महाराष्ट्र लोकसभा की सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, 48 दूसरे नंबर 48 सीटें वहां पे है। तो दोनों अपने हिसाब से हिंदुत्व की नई व्याख्या और उसके हिसाब से अपने आप को पेश कर रहे हैं। इसके अलावा और इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है नहीं। ये दरअसल बीजेपी का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी कशमकश है और अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि इसमें एक तरफ आरएसएस है और दूसरी तरफ दिल्ली दरबार है। इन तीनों को अगर आप मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है और प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद कर रही है और कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र को हटाओ। 2 मिनट का काम है सरकार। संगीत रागी, औरंगजेब की कौन, किसी की कोई सहानुभूति नहीं औरंगजेब के साथ। बाबरी मस्जिद का आंदोलन हुआ था तब तो कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार यहां पर थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई।
यहां पर आंदोलन करने वीएचपी ये मुद्दा उठा रही है, वो भी 10 साल के बाद। ना कभी वो पॉलिटिकल मुद्दा वीएचपी के लिए था, ना कभी ये मुद्दा उनके 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 फेहरिस्त में था। तो अचानक ये मुद्दा कहां से उठ रहा है? जो आशुतोष कह रहे हैं उसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढ रहे हैं। ये बाद की लड़ाई है, 2029 के बाद की, या उसके पहले की? आशुतोष 29 के बाद की ये मान रहे हैं ना आप तो? देखिए ये साहिल बोलिए। सबसे पहली बात तो कि बामियान की तुलना आप औरंगजेब से आपने किया है, ये अपने आप में गलत है और मैं इस पर आपत्ति दर्ज करता हूं। आशुतोष ने भी कहा भारतीय समाज में हिंदुओं ने कभी भी इस प्रकार की चेष्टा नहीं की है। हमारे जो मंदिर तोड़ करके जहां मस्जिद की खड़ी की गई थी उसको जरूर हटाने की कोशिश की गई है। बामियान किसी मस्जिद पर खड़ी हुई मूर्ति नहीं थी जिसे लंपटियों ने इस्लाम के नाम पर तोड़ा। उसकी तुलना प्लीज बेकार में आप कर रहे हैं और आशुतोष भी गलत उसकी व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल हुआ, जय सिंह हमारे आदर्श नहीं है, बिल्कुल ही आदर्श नहीं है। तुलना नहीं है सर, बात संगीत रागी जी, अब तुलना क्या नहीं जाता है। है, क्यों उनकी बात की तुलना नहीं है, जिस तरीके से, नहीं तुलना नहीं है, सुन लीजिए तुलना नहीं है। मुझे अपनी बात कह लेने दिए। देखिए इस पीढ़ी को भी गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की जो ये पीढ़ी है अभी भी औरंगजेब में आदर्श देखती है, और जिसे इस्लामिक लिटरेचर की पढ़ने की थोड़ी सी फुर्सत निकाली हो उसको मैं बता दूं कि मुस्लिम जगत में औरंगजेब को छठा खलीफा माना जाता है। 4 राइटियस खलीफा हुए हैं, जिसको अबू बकर, उस्मान, उतान और अली के बाद 5वां मुझे नाम भूल रहा हूं, छठा ये औरंगजेब को माना। क्यों? क्योंकि उसने काफिरों की हत्या की, काफिरों का धर्म परिवर्तन कराया और काफिरों के मंदिरों को तोड़ा है। तो उसके फौज में जो बाकी लोग थे उसका क्या करेंगे? बाजी सरदार थे उनके फौज में। सुन लीजिए प्लीज। अरे भाई सरदार बात ये 10 साल के बाद क्यों याद आ रहा है? जिसने ये काम करवाया उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। वीएचपी तो जागरूक रहती है ना ये सारे मुद्दों को लेकर। सुन लीजिए, चूंकि सर मेरे अपनी बात खत्म नहीं होने दे रहे हैं, आपको मेरी बात खत्म होने दे। मुसलमानों का ये पीढ़ी भी औरंगजेब के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। सर सैयद अली ने क्या कहा था 1886 और 1887, दोनों लखनऊ जगह और मेरठ दोनों सभाएं, हम वो कौम है जिनकी तलवारों की धार थे, लहू इतने बहे कि रूहें कांप जाती थी, हमने वैसे शासन किया है। और मजेदार बात है कि उस इस्लामिक जगत से तो मतलब औरंगजेब की कब्र तोड़ देनी चाहिए ना संगीत रागी जी? जुड़ा हुआ पाता है। एक मिनट, इससे 2 बातें बहुत साफ हो गई। भारत का मुसलमान जो बाहर जाकर के प्रतिक्रिया कर रहा है वो औरंगजेब में अभी भी आदर्श देखता है। दूसरी बात, भारत का हिंदू जो है उसमें कुछ लोग वोटों के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तीसरी बात, मैं तो ये मानता हूं कि 1947 के बाद ना औरंगजेब की मजार रहनी चाहिए थी, न औरंगजेब के गली मोहल्ले और शहरों के नाम होने चाहिए थे। लेकिन लगता है कि नेहरू को मुगलों से ज्यादा प्यार इतनी सरकारें हो गई संगीत रागी जी। मैंने सवाल तो यही पूछा है ना कि आज अचानक क्या हो गया है? 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड में अपनी बात। आप लंबा खींच रहे हैं इस बात को। मैं संक्षेप में जवाब पूछ रहा हूं, तोड़ देना चाहिए कि नहीं तोड़ देना चाहिए? लंबा अच्छा खासा व्याख्या नेहरू से ने क्या था, कहा कि नेहरू ने कहा कि हम तो इसी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में भारत का आंशिक इस्लामीकरण किया, कायदे से वो उसी समय हट जाना चाहिए। और जहां तक विश्व हिंदू परिषद का सवाल है, विश्व हिंदू परिषद कोई तालिबानी मतलब सारे रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल सब हट जाने चाहिए अभी। कहा है क्या? फिर वही आप ये बेतुका सवाल कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? इसलिए कह रहा हूं साहिल, कोई तार्किक प्रश्न नहीं कर रहे हैं। अरे तार्किक प्रश्न अरे कैसे बेतुका सवाल है? वो उनके मुगलों की अस्मिता का प्रश्न नहीं है। नहीं तो क्या इसका मतलब क्या निकाले? आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या निकाले संगीत रागी जी? प्रश्न नहीं बन जाता है। जो औरंगजेब, बाबर, फिर मैंने आपसे यही कहा कि औरंगजेब, बाबर, अरे संगीत की अस्मिता का प्रश्न, चलिए आशुतोष जवाब दे दीजिए, आप ही जवाब दे दीजिए। उसे जरूर तोड़ दिया जाना चाहिए। चलिए आशुतोष जी। साहिल देखिए, संगीत रागी सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूं 2 सवाल मेरे। पहला सवाल इसी बात को लेकर है, संगीत रागी सीसी चैनल पे कहलवाइए कि औरंगजेब की मजार को उखाड़ के फेंकना चाहिए इन्हें, हाँ या ना में जवाब दे। दूसरा, राजा जयसिंह के परिवार के लोगों को क्या अभी भी कैबिनेट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए?
मैं कह रहा अब हूं राजा जयसिंह के परिवार के लोगों को कैबिनेट में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बताइए जरा। राजा जयसिंह के परिवार के लोगों को बीजेपी अपने कैबिनेट में हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? फिर मैं वही कहा, नहीं, मैंने यही कहा कि ये बेतुका सवाल है। क्या भारत के मुसलमानों को इस देश में नहीं रहना चाहिए क्योंकि अपने को तो वो बाबर का ही औलाद मानते हैं? इस सवाल का उत्तर दे दोगे आप? दोगे इस सवाल का उत्तर? नहीं दोगे। इस पीढ़ी को इसलिए गालियां खानी पड़ रही है क्योंकि ये पीढ़ी जो है अपने आप को उसको आदर्श मानता है। तो आज आपने मंत्रिपरिषद दे रखा है, सांसद बना रखा है, जो औरंगजेब के भक्त थे, जो उनकी पूजा करते थे और जिन्होंने संभाजी के साथ छल किया, संभाजी के साथ जिन्होंने छल किया, उनके परिवार को आप महिमामंडित कर रहे हैं, जानता हूं उनको मंत्री बना रहे हैं। देख, मैं जानता हूं कि आपके लिए बड़ा कठिन सवाल हो जाता है, आपके लिए बड़ा कठिन सवाल हो जाता है। चलिए, हमारे लिए कठिन नहीं है। संजीव त्रिपाठी, आप इस बात का तो जवाब नहीं दे रहे ना। देखिए, अगर अस्मिता का सवाल है तो उसमें सभी लोगों पर सवाल उठेंगे। अस्मिता का सवाल है तो उस पर सभी लोगों पर सवाल उठेंगे। आपको पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 13वें वंशज है महाराष्ट्र में, जो बीजेपी के सांसद है, वो भी कह चुके हैं। जी बोलिए बोलिए। साहिल, राजस्थान की भूमि पर अकबर प्रेरणा नहीं देता है। राजस्थान की भूमि पर मिर्जा जयसिंह के परिवार के साथ क्या लोकमानस जो है वैसे ही आप बताइए ना। यदि महाराष्ट्र की धरती पर जाए तो गौरव भाटिया, औरंगजेब नहीं प्रेरणा घूम फिर के सवाल यही उठता है कि 11 साल का इंतजार क्यों? कहीं देरी तो नहीं हो गई? और अब वीएचपी का आंदोलन होगा, उसके बाद ही इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से 370 आपने कहा कि भाई है तो मुमकिन है और 370 हुआ, तो क्या उसी तर्ज पर ये भी चीजें होंगी? 11 साल में देरी तो नहीं होगी? सभी घूम फिर कर सवाल यही पूछ रहे हैं कि भाई देरी क्यों? फिर इसके पहले भी शासन रह चुका है। मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो आशुतोष जी ने बात कही कि ये तो वर्चस्व की लड़ाई है, तो मैं उनको ये बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर रोहित शर्मा जी हैं और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी विराट कोहली हैं और ये टीम इंडिया है, टीम भारत है, टीम मोदी है, इसलिए आप हमारी लड़ाई की चिंता ना करा करिए। दूसरी बात, मजार तोड़ी जाएगी, तो एक ही होता है ना। सुना मैंने इस शो में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज मैं अपनी बात रख लूं, ठीक है? मजार तोड़ी जाएगी से ज्यादा जरूरी क्या है? औरंगजेब की सोच, उसको जो आदर्श मानते हैं, इस विचारधारा को खत्म करना है। और तमाम सुझाव आते हैं। लोग कहते हैं वहां पे अस्पताल बना दो, लोग कहते हैं वहां पे शौचालय बना दो, लोग कहते हैं वहां पे आप स्कूल बना दो। अब हम तय कर लेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, हमारे देश भारत में औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकता है, ये बात पक्की है। उसकी विचारधारा को हम सही नहीं मान सकते। एक बड़ी बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए, जब बमियान मूर्ति के साथ तुलना की जाती है कि तोड़ दिया जाए, तालिबानियों से आप हमारी तुलना कर रहे हैं। हिंदू इतना सहिष्णु है, 500 साल तक लड़ाई लड़ी और भव्य राम मंदिर बना संवैधानिक तरीके से, सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद। तो मेरी इतनी गुजारिश जरूर है आशुतोष से, ठीक है आप हमसे नफरत करते हैं, लेकिन कृपया करके जो अराजक तालिबानी हैं उनसे हिंदुओं की तुलना मत करिए। ये शोभा नहीं देता है किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को। आशुतोष जी, तुलना मत करिए आप उनके साथ में, तालिबान से तुलना नहीं होनी चाहिए, बेसिकली उनका वो कहना है। ये इनके अंदर का गिल्ट है। मैं तो तुलना कर ही नहीं रहा हूं। मैंने सीधा सवाल पूछा है कि मिर्जा राजा जयसिंह जो औरंगजेब, अभी आपने बमियान मूर्ति नहीं बोला था, क्या गिल्ट है? आपने कहा जैसे बमियान मूर्ति तोड़ी गई है वैसे वीआईपी को चाहिए मजार तोड़े, आपने बोला इस प्रोग्राम में। बताइए साहिल भाई, आप इन्हें तो माला पहनाएंगे, उनको सांसद बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप? जो मिर्जा राजा जयसिंह जो विचारधारा को लेकर चल रहे थे औरंगजेब। चरणजीत सिंह सप्रा कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। आप बहुत देर से सुन रहे थे। चरणजीत सिंह सप्रा, औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं चलेगा, कुल मिलाकर वो कहने की कोशिशें कर रहे हैं कि मुद्दा महिमा मंडन का है, उस तरीके के सोच विचार नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शोएब जमई भी जल्दी से बताएंगे कि भाई महिमा मंडन हो रहा है क्या। चरणजीत सिंह सप्रा, नहीं तो
कौन कह रहा है कि महिमा मंडन होना चाहिए? हम तो महिमा मंडन के समर्थन में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले चंद दिनों से इमरान मसूद किस पार्टी से कि वहां पर नफरती बयान देने की होड़ लगी है, नफरती बयान देने की होड़ लगी है, क्योंकि इनको पता है जो ज्यादा नफरती बयान देगा उसकी तरक्की होगी। अरे भाई, प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान दिवाली रमजान शमशान कब्रिस्तान करते करते तो प्रधानमंत्री बन गए। 80-20 की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, उसी तरह से नफरती बयान देने वाले आसाम के मुख्यमंत्री बन गए, नफरती बयान देने वाले उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हैं, महाराष्ट्र के अंदर मंत्री बने हैं। और ये सारी आवाजें आ कहां से रही हैं? बीजेपी शासित राज्यों से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, जमई जी 10 सेकंड है मेरे पास, क्योंकि इनको पता है इस बात को तो मानेंगे ना कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। वहीं से सारी बहस शुरू हो जाती है। समय खत्म हो रहा है मेरे पास। शोएब जमई जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी, अरे भाई, मैंने ये सवाल पूछा था कि मिर्जा राजा जय सिंह जब बुरहानपुर में उनकी डेथ हो गई तो वहां उनके ऑनर में औरंगजेब ने एक छतरी बनाई, वो छतरी आज भी मौजूद है। अरे इतिहास मत पढ़ाइए, सवाल का जवाब कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए। क्या करेंगे? औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, यही सब सवाल उठा रहे। आप भी नहीं करेंगे? हीरो है या महिमा मंडन जो है गांधी जी के मारने वालों का भी नहीं होना चाहिए। महिमा मंडन देश के साथ गद्दारी करने वालों का भी नहीं होना चाहिए। महिमा मंडन अंग्रेजों से यहाँ से साठगांठ करने वालों का भी नहीं होना चाहिए। खत्म हो गया, मेरा समय खत्म हो गया, करना चाहिए, समय खत्म हो गया। जब भी इतिहास को लेकर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जो 300 साल पहले 300-400 साल पहले जो भी खुलदाबाद में बनाया गया है कब्र औरंगजेब की, उसको लेकर आज की राजनीति में कानून व्यवस्था की की स्थिति पैदा ना हो इस राज्य में, क्योंकि कई सारे सवाल है जिस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जब भी इतिहास पर चर्चा होती है तब उसके कई सारे मामले निकलते हैं, मुद्दे निकलते हैं, और उसका सही जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन कुल मिलाकर सियासत तो इसको लेकर गर्म है। क्या यह सियासत महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को बिगाड़ देगी? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब मेरे ख्याल से सरकार को देना पड़ेगा। आज की स्थिति में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही।